कैसे छात्र छात्र हो? तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हिंदी का तैयारी आपका अच्छे से चल रहा होगा और हमारे चैनल से जुड़ चुके होंगे, क्योंकि आज जैसे कि पता है पार्ट 1 में हम पदखंड का कुल 6 चैप्टर जो हम कराए थे, और आज जो है 7 से लेकर के 13 चैप्टर तक का जो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम कराने जा रहे हैं। तो चैनल से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उनको जो है आगामी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर ले और लाइक करे, और हाइप देना ना भूले। अगर आप पे हाइप आ रहा है तो हाइप ज़रूर दे, जिससे हमारा मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा, और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो समय ना खराब करते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का रहा है सॉरी, क्वेश्चन नहीं, चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। पाठ्यखंड खंड का ये 7वां चैप्टर है जो कि पुत्र वियोग से संबंधित है। क्वेश्चन में एक कहता है, सभा को खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। दूसरा है, कुलीन प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो कुलीन प्रथा नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह कुलीन प्रथा नामक नाटक के ये लेखक है। 13वां प्रश्न है, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो ये पुत्र वियोग का है। किसका है? ये जो है पुत्र वियोग का है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4वां क्वेश्चन है, कहता है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? आप लोग कमेंट करके बताइए किसका है। तो कह रहा है पुत्र वियोग का जो ये पंक्ति यहाँ पे दिया गया है। 5वां क्वेश्चन है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? खुशहाल हो गया था, सुखमय हो गया था, अमृत हो गया था, या सुना सुना हो गया था? तो यहाँ पे उसका माँ का जीवन क्या था? सुना सुना हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद में नहीं उतार सकी, यानी अपने गोद से अपने बेटे को नहीं उतार सकी थी? तो सीट के डर से। किसके? सीट के डर से जो माँ थी अपने बेटे को गोद से नहीं उतार सकी थी। 7वां प्रश्न है, कह रहा है मैं असहाय विवश बैठी रही और उठ गया छैना मेरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो है पुत्र वियोग का है। किसका है? पुत्र वियोग का है। अगला क्वेश्चन है 8वां, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। 9वां प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। और 10वां प्रश्न को देखिए तो कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी के से जो थे एमएलए बने थे या चुने गए थे? तो ये पार्टी कौन सा था? कांग्रेस। सुभद्रा कुमारी चौहान एमएलए जो बने थे वो कांग्रेस पार्टी से बने थे। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग के कवित्री मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती है राष्ट्रभक्त धारा से, राष्ट्रभाव की धारा से ये जो थे ये आपकी कवित्री मानी जाती है। 12वां क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो कौन सी कृति नहीं है? प्रायश्चित। प्रायश्चित सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ नहीं है। बाकी जो यहाँ पे 3 है, बिखरे मोती, मुकुल, त्रिधरा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ है। 13वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का कौन सी कृति है? तो सभा के खेल। सभा के खेल जो था ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था। 14वां प्रश्न को देखिए तो सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं, यह किसका कथन है? तो ये कथन है मुक्ति बोध का। किसका है? मुक्ति बोध का है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और अभी तक आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और दोस्तों में शेयर भी कर दिए होंगे। तो अगला प्रश्न को देखिए तो कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो किसी माँ को जो मन होता है उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। अगला 16वां प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो ये कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। कौन सा है? उसका पुत्र है। 17वां क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो ये हुआ था कार दुर्घटना। सुभद्रा कुमारी जो मर गए थे वो कैसे हुआ था? कार उनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, वर्ग 9 तक की पढ़ाई का शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री जो थी असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो ये हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जो थे ये अपनी पढ़ाई 9वीं में छोड़ देते हैं और असहयोग आंदोलन के हिस्सा बन जाते हैं।
19वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा था? तो ये पुत्र के असमय निधन के कारण उनका जीना जो था वो जीवन सूना सूना हो गया था। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो इनका कहने का कारण यही है, वो जो पुत्र वियोग के कारण, इनका पुत्र मर गया था, इसी कारण जो था ये अपने आप को सूना सूना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? तो ये किए पुत्र के लिए पत्थर को देवता मान के उन्होंने क्या किया था? पूजा किया था। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखे तो गुलाम की नशा किसकी रचना है? तो ये ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना। किसका है? ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। 23वें प्रश्न को हम देखें तो 23वें प्रश्न कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके पति का नाम था। 24वां प्रश्न है, बिखरे मोती क्या है? तो ये है कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह। 25वां क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति जो है वो निराला की रचना है। किसकी है? निराला की रचना है। 26वां प्रश्न है, कहता है 26वां प्रश्न, क्रास्टवेथ गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो ये थी महादेवी वर्मा। कौन थी? जब स्कूल में थे तो महादेवी वर्मा इनकी मित्र थी। 27वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा? मुकुल है। कौन सा है? मुकुल है। 28वां प्रश्न है, कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 29वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह था। यहाँ पे आपका 30वां प्रश्न देखिए तो 30वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कविता लिखते हैं? पुत्र वियोग नामक कविता लिखते हैं। उसके बाद 31वां प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये मुकुल से ली है। कहाँ से लिया गया पुत्र वियोग नामक काव्य संग्रह? तो मुकुल से ये काव्य संग्रह से लिया गया है। और 32वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है छोड़ो काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो पुत्र वियोग की पंक्ति है, जब उसका पुत्र जिंदा रहता है तो वो ऐसा बोलता है। 33 नंबर और लास्ट प्रश्न है आपके जो पुत्र वियोग चैप्टर है उसका, कहता पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो ये रचना है शोक गीत। कौन सी रचना है? ये शोक गीत है। और इसी के साथ 7वां प्रश्न सॉरी प्रश्न का चैप्टर खत्म हो जाता है। और 8वां प्रश्न चैप्टर है आपका उषा। क्या नाम है? उषा। तो पहला क्वेश्चन है, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? लाख से लिपा हुआ चौका किस आपका पंक्ति जो है कौन सी कविता का है? तो उषा का है। दोनों में क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो ये कविता है उषा। उषा मतलब क्या? सुबह जो सूर्य उदय होता है उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, कहता है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो ये लिखी है उषा। शमशेर बहादुर सिंह कौन सी कविता लिखते हैं? उषा को लिखते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 में कहता है शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? तो कवियों के कवि। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? कवियों के कवि कहा जाता है। फिर अगला है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखें तो कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? तो ये क्या था? डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने किया था? डॉक्टर नामवर सिंह ने। 8वां प्रश्न है, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो ये सूर्योदय होने से टूट जाता है। यानी उषा मतलब कहने का मतलब जब भोर जो होता है ना उससे पहले का जो अवस्था होती है उसे उषा कहते हैं। और उसमें देखिएगा तो जैसे सूर्य निकलता है तो क्या होता है? उषा का जादू टूट जाता है यानी जो होता है। और फिर 9वां है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया था।
10वां क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो नागार्जुन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? नागार्जुन के समकालीन थे। 11वां प्रश्न है, कहता है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? तो ये दूसरा सप्तक में आना शुरू हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया था? तो 1978 में उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा किया था। उसके बाद आपका देखा जाए तो 13 नंबर है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो ये रचना उदिता। कौन सी है? उदिता इनकी रचना है। 14वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किया था? तो सोवियत रूस की यात्रा किया था। 1978 में कब किया था शमशेर बहादुर सिंह रूस की यात्रा? तो किया था उन्होंने 1978 में। 15वां क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? तो ये किया था इलाहाबाद से। कहाँ से शमशेर बहादुर सिंह ग्रेजुएट हुए थे? तो ये इलाहाबाद से हुए थे। फिर आपका 16वां क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो इनका संबंध जो था वो आपका देखा जाए तो विक्रम विश्वविद्यालय से था। किससे था? विक्रम विश्वविद्यालय से इनका संबंध था। और 17वां प्रश्न को देखिए तो उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान माना गया है? तो नीले संख के समान। प्रातः काल को किसके समान माना गया है? नीले संख के समान माना गया है। 18वां क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताएं हैं तो उषा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? उषा है। 19वां क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1957। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1957। 20वां क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का इनका जन्म होता है। और अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी जो थी धर्मदेवी थी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? धर्मदेवी था इनके पत्नी का नाम। 22वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो ये काल तुझसे होर है मेरी। काल तुझसे होर है मेरी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। 23वां क्वेश्चन, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो उषा की है। किसकी है? उषा की है। 24 नंबर है क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी बिखरी हुई किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। 25वां क्वेश्चन है, प्रभात काल इन आकाश कैसा होता है? तो नीले संख के समान होता है। प्रभात कालीन आकाश कैसा होता है? तो नीले संख के समान होता है। 26वां प्रश्न है, किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। 27वां क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता देखे तो शमशेर बहादुर सिंह है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो ये इकबाल की रचना। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो ये जो है इकबाल की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 30वां प्रश्न है इस चैप्टर का, उषा का। 30वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो था देहरादून में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। और इसी के साथ ये आपका उषा चैप्टर का जो है ये 30 प्रश्न हम यहाँ पे देखे हैं। अब जो अगला चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, 9th चैप्टर। जन जन का चेहरा एक 9th चैप्टर को हम अभी पूरा करेंगे। तो बने रहे वीडियो को में अंत तक। और चैनल पे अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइए, हाई पे जरूर दीजिए चैनल को, जिससे क्या हो हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर के आए, मनोबल बढ़े, यूट्यूब जो है आपके सामने मेरा वीडियो और अच्छे से ले जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मुक्तिबोध कैसे कवि है? मुक्तिबोध कैसे कवि है? तो क्रांतिकारी कवि। कैसे कवि है मुक्तिबोध? तो एक क्रांतिकारी कवि है। तो अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक का ये पंक्ति है। फिर अगला 4 नंबर प्रश्न को देखिए तो 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? तो ये क्या था? हिंदी से। मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? हिंदी से। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्मस्थल कहाँ है? तो ये जन्मस्थल श्योरपुर। श्योपुर कहाँ पे इनका जन्मस्थल? श्योपुर में है इनका जन्मस्थल।
और आपका देखे तो हिंद 6 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो ये होता प्रयोगवादी कवि के रूप में, यानी गजानन माधव जो मुक्ति बोध थे उनका उदय जो था प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था इनका उदय। 7वां क्वेश्चन है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। 8वां प्रश्न है, कहता जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में। गजानन माधव जो थे इनका जन्म जो था छत्तीसगढ़ में हुआ था इनका जहाँ। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो ये क्या था? नागपुर विश्वविद्यालय से। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो नागपुर विश्वविद्यालय से किया था। 11वां प्रश्न है, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? नया खून का। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया था? तो ये किया था नया खून का संपादक। 12वां क्वेश्चन, मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया था? यानी प्रधानाध्यापक कब से बने थे, काम करना शुरू किए थे? 1958 से इन्होंने काम करना शुरू किया था। 13वां प्रश्न है, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी किया था? तो ये क्या था? पत्रकार के रूप में। कैसे नौकरी किए थे? ये पत्रकार के रूप में नौकरी किए थे, जर्नलिस्ट के तौर पे। 14वां प्रश्न है, कहता मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है? तो ये है क्रांतिकारी कवि। निराला कैसे कवि है? तो ये क्रांतिकारी कवि है। 15वां क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो इनका कविता संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। कैसा है? चांद का मुंह टेढ़ा। 16वां प्रश्न है, कहता नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गीत गाते हुए बहाती हुई जिंदगी की धारा एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो जन जन का चेहरा एक का ये जो है पंक्ति यहाँ पे दिया गया है। और 17वां प्रश्न है, कहता मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो जनता से उठती है। ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से उठती है। 18वां प्रश्न है, अज्ञा द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? तो ये आए थे मुक्तिबोध। कौन आए थे? मुक्तिबोध आए थे। फिर 19वां प्रश्न है, कहता है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? तो ये आए थे अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। किसमें आए थे? अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के आए थे। फिर अगला है, कहता है किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? तो ये लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। और आगे देखिए तो अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, कहता है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो ये रचना मुकुल। कौन सी है? तो मुकुल जो है मुक्तिबोध की रचना है। 22वां क्वेश्चन, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो ये है मुक्तिबोध की। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। अगला 23वां क्वेश्चन, मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो माधव राज मुक्तिबोध था। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? माधव राज मुक्तिबोध था। 24वां प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो ये चांद का मुंह तेरा। चांद का मुंह तेरा किसकी रचना है? यहाँ पे देखा जाए तो मुक्तिबोध का ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो ये रचना जो है बिहारी पुनर्मूल्यांकन। बिहारी पुनर्मूल्यांकन जो था मुक्तिबोध की रचना नहीं है। 26वां क्वेश्चन है, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तो ये थे तार सप्तक के। तार सप्तक के कवि कौन थे? मुक्तिबोध थे। 27वां प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। 28वां प्रश्न है, मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? तो पार्वती बाई था। इनके माँ का क्या नाम था? पार्वती बाई। 29वां प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? तो ये किया था नया खून का। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? नया खून का। 30वां प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो ये कृति है द्रौपदी। कौन सी है? द्रौपदी। फिर है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। तो ये रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन के चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है।
फिर आपका 32वां क्वेश्चन मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? जन जन का चेहरा एक है। मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? जन जन का चेहरा एक है। 33वां प्रश्न है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, तो ये मुक्तिबोध कौन है? मुक्तिबोध। और यहाँ पे देखा जाए तो अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। कहते हैं यहाँ पे 34वां कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है, तो ये है मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है। इस प्रकार से हम यहाँ पे 9th चैप्टर भी खत्म किए हैं। अब यहाँ पे 10वां चैप्टर जो है वो है आपका अधिनाय। और अभी तक 2 चैप्टर करा दिए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। आप लोग 100 लाइक जरूर कीजिए, और क्योंकि अभी छोटा चैनल है तो 100 लाइक का अभी चैलेंज है, और इस चैलेंज को आप लोग पूरा करने में ज़रूर हेल्प कीजिए। और इस वीडियो पे जो है कम से कम 200 सब्सक्राइबर आप लोग ज़रूर पूरा कीजिए, ताकि हम और भी मोटिवेशन के साथ में आपके लिए वीडियो बना करके लाएं। तो चलिए अगला चैप्टर जो था अधिनायक, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? हरचरना कौन है? तो ये है गरीब लड़का। हरचरना कौन है? तो गरीब लड़का है। 2 नंबर क्वेश्चन है वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो ये रचना है रघुवीर सहाय का। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय का। 3 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहता है रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो ये 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता? यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह अधिनायक का। किसका है? अधिनायक का है। 4 नंबर प्रश्न को देखें तो 4 नंबर प्रश्न कहता है कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो ये रघुवीर सहाय ने किया था। किसने किया था? रघुवीर सहाय ने किया था। 6 नंबर प्रश्न है हरचरना किस कविता का पात्र है? तो ये कविता अधिनायक। हरचरना किस कविता का पात्र है? तो अधिनायक का है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो इनके पिता शिक्षक थे। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो ये पिता थे इनके शिक्षक। 8वां प्रश्न रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं इस कृति पे रघुवीर सहाय के पिता को जो था, सॉरी, रघुवीर सहाय को जो था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है देखें 9 नंबर, तो कहता है डरा हुआ मन बेईमान जिसका बाजा रोज बजता, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है अधिनायक की। किसकी है? अधिनायक की। 10 नंबर है अधिनायक कैसी कविता है? तो ये कविता व्यंग्य कविता। अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्य कविता है। 11 नंबर प्रश्न है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये पुस्तक है आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध ये जो है पुस्तक है। 12 में क्वेश्चन है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। 13 नंबर प्रश्न है रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी थी? तो अधिनायक लिखी थी। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो ये लिखी है अधिनायक। और अगला प्रश्न है अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो यह वीर रस, सॉरी, ये व्यंग्य प्रधान। कैसी है? व्यंग्य प्रधान कविता है। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो ये कवि आधुनिक काल के। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। 16 नंबर प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न देखिए तो रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो ये किए थे लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से क्या किया था? एमए किया था। 18वां क्वेश्चन अधिनायक कौन है? तो अधिनायक है सत्ताधारी वर्ग। अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग जो है अधिनायक है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? हरचरना किसका प्रतिनिधि है? आम आदमी का प्रतिनिधि कौन है? हरचरना है। उसके बाद है हरचरना कौन है? तो ये घर का नौकर। हरचरना कौन है? घर का नौकर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो ये आए थे रघुवीर सहाय। कौन आए थे? रघुवीर सहाय। तो अगला प्रश्न को यहाँ पे आप देखते हैं 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न जो है इसका देखा है दूसरा सप्तक के 7 कवि में कौन शामिल है? तो यहाँ पे रघुवीर सहाय जो यहाँ पे शामिल होंगे। फिर आपके 23 नंबर क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है? तो ये व्यंग्य है समकालीन राजनीति पे। किस पे है? समकालीन राजनीति पे।
तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और आप लोग अधिकतर जो है वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाइप आ रहा है तो हाइप बटन जरूर दबाइए। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? तो ये दूसरा सप्तक में शामिल हुए थे। 25वां क्वेश्चन है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेख की रचना है? तो रघुवीर सहाय की। कौन सी है? रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 26 नंबर, राष्ट्रीय त्योहारों के दिन हरचरना का क्या पहनने हुआ है? तो हरचरना जो था फटा सुथना पहना हुआ था, सुथना पहने हुआ था, फटा हुआ एक कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं सुथना। और 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? तो ये रचना है वे लोग भूल गए। वे लोग भूल गए, ये रचना जो था रघुवीर सहाय का था। 28 नंबर प्रश्न है, कहता रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संपाददाता थे? तो ये नवभारत के थे। किसके थे? नवभारत के थे। 29 नंबर थे, रघुवीर सहाय किस समाचार सप्ताह के प्रधान संपादक है? तो ये दिनमान के। किसके हैं? दिनमान के हैं। उसका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, 30 नंबर है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या? आत्महत्या के विरुद्ध कविता। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? कविता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म तो 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। 33 नंबर, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय था। और अगला क्वेश्चन देखें, तो 34वां प्रश्न है, कहता है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो लखनऊ है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? लखनऊ है। 35वां क्वेश्चन, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में किसकी कृति है? रघुवीर सहाय की कृति है। अगला क्वेश्चन, अधिनायक के रचयिता कौन है? तो यह है रघुवीर सहाय। अधिनायक के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय है। उसका 37वां प्रश्न है, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि है? हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि है रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि है। 38वां क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक है? तो दीनमान के। रघुवीर सहाय किसके संपादक है? दीनमान के है। और 39वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो कुछ पते कुछ छिट्टिया के। कुछ पते कुछ छिट्टिया के रचनाकार है। 40वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है? तो ये रचनाकार है 20वीं सती के रचनाकार है। और इसी के साथ आपका 10वां आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, और 11 नंबर चैप्टर आपका है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को आपका ये चैप्टर का नाम है। तो यहाँ तक आप आए हैं, तो आगे भी आप रुके पूरा वीडियो को देखिए, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों में शेयर कर ले, और अंतिम समय है, 2 गुने 3 गुने जितना स्पीड में आप देखना चाहते हैं इसको देखिए। और चलिए 11वां एक नंबर प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो ये थे विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे। और 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतावली भाषा में यानी इटली भाषा में जो था ना वो अनुवाद हो चुका है? तो वो था पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा जो था इसका विनोद कुमार शुक्ल का, वो इतावली भाषा में इनका प्रकाशन हुआ है। और 3 नंबर प्रश्न है, कहता है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। 4 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनाथ गांव छत्तीसगढ़। राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन 5 में, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है। कहाँ पे है? रायपुर छत्तीसगढ़। 6 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? यानी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा कविता कौन सा है? प्यारे नन्हे बेटों को। कौन सा है? प्यारे नन्हे बेटों को इनके द्वारा लिखा गया कविता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। 9 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 10वां प्रश्न कहता है, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो ये थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रहे थे। कहाँ थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये रहे थे। 11वां प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो ये है लगभग जय हिंद। कौन सा है? लगभग
जय हिंद इनका रचना है। और 12वां क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है वार्तालाप शैली में। कैसी शैली में लिखा गया है? वार्तालाप शैली में, यानी बातचीत करने वाले शैली में लिखा गया है। 13वां प्रश्न है, कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ रहने वाला है? तो ये रहने वाला है भिलाई छत्तीसगढ़ का। कहाँ? भिलाई छत्तीसगढ़ का ये रहने वाला है। 14वां प्रश्न है, कहता है विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में जो थे सामने आए थे? तो या तो 7वें से 8वें दशक में जो थे ये सामने आए थे कवि के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो ये संग्रह कैसी है? तो यहाँ पे आपका दिया है, तो ये जो है आपका कहानी संग्रह। कैसे संग्रह है? कहानी संग्रह है। 16वां प्रश्न है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है? तो नौकर की कमीज। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है? नौकर का कमीज। और 17वां प्रश्न है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो ये इतावली भाषा में। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? इतावली भाषा में है। 18वां प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो ये है सब कुछ बचा रहेगा। सब कुछ बचा रहेगा, ये विनोद कुमार जो थे शुक्ल उनका कृति है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो कहता है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल का है? तो सब कुछ बचा रहेगा। 19वां प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो ये है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये इनके द्वारा रचित है। 20वां क्वेश्चन है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो ये है प्यारे नन्हे बेटे का। किसका है? प्यारे नन्हे बेटे का। 21वां क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। 22वां क्वेश्चन है, कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 फरवरी 1937 को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? 12 फरवरी 1937 को हुआ था। 23वां क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इसका संकलित है। 24वां प्रश्न है, मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो ये देखा है लोहा के रूप में। किसमें देखा है? लोहा के रूप में। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो ये कृति है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का कृति है। उसके बाद चलिए 26 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। तो विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणि कौल ने फिल्म बनाई थी? तो ये बनाई थी नौकर की कमीज पे मणि कौल ने फिल्म बनाया था एक। और उसके बाद आपका क्वेश्चन 27 में है, पत्नी बिटिया को क्या करती थी? समझाती थी। पत्नी बेटी को क्या कर रहा है? समझाने का काम कर रहा है। 28वां प्रश्न है, पिता बिटिया को क्या करता है? तो ये सिखलाता है। पिता जो अपनी बेटी को क्या कर सकता है? सिखलाने के काम। माँ क्या कर सकती है? समझाने के काम। उसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का। लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है। 30वां प्रश्न है, कहता है प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल है। प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हाँ। तो 31वां प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो ली गई है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया और विचार की तरह से। तो ये इसका है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है। नौकर की कमीज कैसी कृति है? तो ये कृति है, उपन्यास कृति है। चलिए अब 12 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। और चैप्टर का नाम है हार जीत। कैसा ना, कौन सा नाम है? हार और जीत। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक वाजपेयी को। देखिए 2025 में जो इंटरमीडिएट का आर्ट्स पेपर है उसमें पूछा गया प्रश्न है। और दूसरा क्वेश्चन है, समय के पास समय शीर्षक की रचना किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी की। 3वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो हार जीत। हार जीत क्या है? गद्य में कविता है। बाकी सब क्या है? सब पद में है। कौन से है? पद में है। 4वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे हैं? तो ये रहे अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो ये लड़ रहा है पूंजीवादी से। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से लड़ रहा है।
छठा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है? तो ये किए थे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के रूप में इन्होंने भारत की सेवा किया था। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो 7वां प्रश्न क्या है? तो कहता है यहाँ पे अशोक वाजपेयी के मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश में। 8वां प्रश्न है, किसकी विजय हुई? सेना की, किन नागरिक की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ली गई है हार जीत से। कहाँ से लिया गया? हार जीत से। और 9वां प्रश्न को देखें तो कहता है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। 10वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी थी? तो हार जीत लिखा था। अशोक वाजपेयी कौन सी कविता लिखते हैं? हार जीत लिखते हैं। फिर 11वां प्रश्न, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो इनकी माँ का नाम था निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम था? निर्मला देवी था। 12वां प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। 13वां प्रश्न, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन में ली गई है। तो ली गई है कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही में ये संकलन में लिया गया है। और अगला प्रश्न को देखिए तो कहता है यहाँ पे 14 नंबर, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? तो किया था सागर विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया था? सागर विश्वविद्यालय से। 15वां क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? मास्टर ऑफ आर्ट किया था। तो ये किया था सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। सेंट स्टीफन कॉलेज से क्या करती है? एमए की पढ़ाई करते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है? हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता। कौन सी कविता? हार जीत। तो गद्य शैली में लिखा गया। बाकी सभी क्या है? पद शैली में। कौन कौन है? शोक गीत, हर्ष गीत, पद गीत, ये सभी जो है लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो कह रहा है अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो ये रह चुके थे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। और 18वां प्रश्न है, कहता है हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? शासक दल। कौन मना रहे हैं? शासक दल मना रहे हैं। और 19वां प्रश्न को देखिए तो कहता है हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत गद्य कविता। कैसी कविता है? गद्य शैली में लिखा हुआ कविता है। और अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कहता है हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठता है? तो ये हार का प्रश्न उठता है। किसका प्रश्न उठता है? तो हार का प्रश्न उठता है। 21वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी जी ने कहा रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो ये दिल्ली में रहकर इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया था। 22वां प्रश्न है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो उम्मीद का दूसरा नाम। उम्मीद का दूसरा नाम किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। और 23वां प्रश्न है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो ये रचना अशोक वाजपेयी की। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। 24वां प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो ये है गंगा तत्व। गंगा तत्व किसके द्वारा रचित नहीं है? अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तो ये रचना अशोक वाजपेयी की। 26वां प्रश्न है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है। 27वां, वे उत्सव मना रहे हैं इनमें किसके लिए आया है? तो ये आया है नागरिक के लिए। वे किसके लिए आया है? वे मतलब जो था वो नागरिक के लिए आया है। 28वां प्रश्न है, मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। 29वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। 30वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी था। उसके बाद कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो ये कृति है कुणाल। कुणाल किसकी कृति नहीं है? अशोक वाजपेयी की। 32वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो ये कृति है कवि कहा गया। कवि कहा गया किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की कृति है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखे 33वां, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो ये है अशोक वाजपेयी। 34 नंबर है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो पूर्वाग्रह का संपादन इन्होंने किया था। 35वां क्वेश्चन है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? तो ये कृति अशोक वाजपेयी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी की। 36वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो ये कवि आधुनिक काल के कवि। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। फिर अगला क्वेश्चन सॉरी चैप्टर 13 नंबर प्रश्न चैप्टर है। और ये चैप्टर कौन सा है? कह रहा है जो गांव का है।
तो गांव का घर कैसा होता है? जहाँ पे झोपड़ियाँ होती है। और क्या हो सकता है? तो आप लोग सोच के बताइए गांव के घर में और क्या क्या हो सकता है। ये अंतिम चैप्टर है आपका पदखंड का। तो वहाँ पे टाटी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ घर होगा। तो गांव के घर का चैप्टर है, इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्कस का प्रकाश बुलाव कहाँ से आता है? तो सर्कस का प्रकाश बुलाव कहाँ से आता है? तो ये शहर से आता है। कहाँ से आता है? शहर से। दूसरा है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो गांव का घर का। किसका है? गांव का घर का। तीन नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये है गोंडा झारखंड। कहाँ है? गोंडा झारखंड। चौथा है, ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या था? यानी ज्ञानपति के माता का नाम क्या था? सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे माता पिता थे इनके। पांचवा क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये थे कारा अधीक्षक, यानी जेलर थे। क्या थे? जेलर थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पंचायती राज में क्या खो गया? तो ये खो गया था पंच परमेश्वर, यानी पंच को जो परमेश्वर माना जाता था वो यहाँ पे खो गया था। और अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर गए थे? तो ये गए थे कारा अधीक्षक। कहाँ पे गए थे? जेलर के रूप में गए थे। आठवां प्रश्न है, कहता है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी? तो ये लिखी थी गांव का घर। कौन सी कविता लिखी थी? गांव का घर। नौवां क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? तो ये कवि आधुनिक काल के। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। 10वां क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस शतक में उदित हुए थे? तो ये 8वें 10 शतक में। कब हुए थे? 8वें शतक में। और 11वां प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति के पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या नाम था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। 12वां क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय में किए हैं? तो किए हैं पटना विश्वविद्यालय में। बीए और एमए पटना पीयू से किए हैं। और 13वां प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनकी रचना ये है संशयात्मा। संशयात्मा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया था। 15वां क्वेश्चन है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो ये लोकगीत की धुनें जो गांव में दिखाई नहीं सुनाई नहीं देती है। दिखाई कैसे देगा संगीत। 16वां प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी क्या है? काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। और उसका 17वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो ये है थोड़ी सी जगह। थोड़ी सी जगह ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। 18वां प्रश्न है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो ये है गंगा तट। किसकी है? गंगा तट। 19वां क्वेश्चन है, आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो ये ज्ञानेंद्र पति। किसकी है? ज्ञानेंद्र पति की। 20वां क्वेश्चन है, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता है? तो बुजुर्गों को गांव के घर के अंदर आने से पहले खांस करके आते, क्योंकि उनकी पुतो वगैरह जो होती है वो क्या कर ले? घूंघट वगैरह कर ले। 21 नंबर है, सर्कस का प्रकाश बुलाओ शहर में कितनी दूर से आने वाला है? तो ये आने वाला 10 कोस दूर से। कितनी? 10 कोस दूर से। उसका अगला क्वेश्चन है, संशयात्मक किसकी कृति है? तो ये कृति है ज्ञानेंद्र पति की। ज्ञानेंद्र पति की है। तो इसमें क्वेश्चन है, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो ये है बूढ़े ग्वाल दादा के। किनके? बूढ़े ग्वाल दादा के। 34 नंबर है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। तो ये है एक चक्रा नगरी। क्या है? एक चक्रा नगरी। 25वां क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म तो 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पे मिला था? तो ये मिला था संशयात्मा पे। किस पे मिला था? संशयात्मा पे। 27 नंबर है, गांव का घर कविता के कवि हैं। तो ये कविता के कवि है ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। 28वां क्वेश्चन है, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो संशयात्मा से लिया गया है। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? संशयात्मा से। 29वां प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था संशयात्मा पे। कब हुआ था? संशयात्मा पे। इससे पहले जो बोले थे ना वो मिस्टेक हुआ, संशयात्मा। ये इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। 30 नंबर है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था झारखंड में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। और लास्ट प्रश्न है 31 नंबर, कवि ने कहा क्या है? तो कवि ने कहा क्या है? तो कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह। तो ये रहा आज का आपका कुल लगभग जो है आपका कह सकते हैं 200 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं।
और ये सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे प्रश्न को आप लोग रिवीजन जरूर कर ले और दोस्तों को जरूर शेयर करें और एक दो बार जरूर देखें। और एग्जाम के दिन आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न का उत्तर आ जाए। और कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।